आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जो जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराया गया है उसके तहत कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल सेट 3 का जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 39 से लेकर 46 तक उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं रूपेश कुमार सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ RK+2 स्कूल हिरणपुर पाकुड़ में। मेरे द्वारा अभी ये डिस्कशन कराया जाएगा। तो हम लोग यहाँ शुरुआत करें। प्रश्न संख्या 39 पे आए। प्रश्न संख्या 39 हमारा प्रश्न संख्या 39 ये हमारा प्रश्न संख्या 39 हमारा इतिहास विषय का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 39 सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं और इस आंदोलन में विभिन्न वर्गों ने क्यों भाग लिया। तो हम लोग जाने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी इसको हम लोग नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह या इसको कहते हैं हम लोग दांडी मार्च भी गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा मतलब है कि कोई झगड़ा झंझट नहीं कर रहे हैं, कोई मारपीट नहीं कर रहे हैं, विनती पूर्वक हम आपका जो बनाया गया नियम है उसको नहीं मान रहे हैं, आपकी जो आज्ञा उसको अवहेलना कर रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका मतलब यही चीज हुआ कि जो हमारा आज्ञा था उसमें ब्रिटिश सरकार का उसको नहीं माने गांधी जी द्वारा ही चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है राज्य की ओर से जारी किसी कानून का नम्रता पूर्वक विरोध करने से। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चलाए साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी तक मार्च किया, इसीलिए नमक कानून के विरोध में कहां से कहां तक, तो साबरमती आश्रम जो गुजरात में अहमदाबाद में है, साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तक दांडी तक गए। इसका मार्च को हम लोग नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया गांधी जी द्वारा। इस आंदोलन में सभी वर्गों का भागीदार आया क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ते बढ़ते इतना लोग सीख गए थे कि विभिन्न वर्गों ने, जैसे किसानों ने, महिलाओं ने, उच्च वर्ग के लोगों ने, मजदूरों ने आदि युवाओं ने, सभी वर्गों ने इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया। ठीक। तो जैसे क्यों गरीब किसानों को लगा कि आजादी के बाद उनके पास अपना जमीन हो जाएगा, महिलाओं को लगा कि उनको बराबरी मिलेगा, धनिक किसानों को लगा कि उसको जो किसान थे उनको भारी लगान से मुक्ति मिलेगी, इसलिए विभिन्न वर्गों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अगला क्वेश्चन पर आए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है और औपनिवेशिक सरकार ने इसको क्यों लागू किया। जाने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, हिंदी में कहते हैं इसको देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। ठीक ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तो देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। बोला वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी 1878 ईस्वी में भारत के वाइसराय थे लॉर्ड लिटन। वो भारत में जो प्रेस द्वारा राष्ट्रवादी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा था उससे वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने उस पर नियंत्रण लाने के लिए खास कर ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कलकत्ता से निकलने वाली एक पत्रिका थी बंगला में, वो था अमृत बाजार पत्रिका, उसको देखकर लाया गया था अमृत बाजार पत्रिका। तो बोला ये जो देसी भाषा का जो समाचार पत्र, अंग्रेजी सब कोई समझते नहीं थे, जो बंगला में लिखा हो, हिंदी में लिखा हो, मान लीजिए जो तमिल में लिखा हो, तो खास कर कलकत्ता राजधानी था उस समय, केंद्र था, तो बंगाली में जो पत्र निकलता था तो उसको देखकर ये लाया गया, अमृत बाजार पत्रिका को देखकर, क्योंकि वो लोग पढ़ते थे, उससे लोगों को जानकारी मिलता था अंग्रेजी इस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे हैं, अंग्रेजों हमारे लिए हमारे विरोध में ये नीति अपना रहे हैं।
तो लॉर्ड लिटन द्वारा अंग्रेजी भाषा की यानी देसी भाषा की स्वतंत्रता को, यहाँ गलती लिखे हैं, लॉर्ड लिटन के द्वारा अंग्रेजी भाषा की प्रेस की स्वतंत्रता को नहीं, देसी भाषा की। तो जो चीज था कि उस देसी भाषा में खास कर बांग्ला भाषा का पत्रिका अमृत बाजार को कम करने के लिए बनाया गया कानून था, क्योंकि जो भारतीय भाषाई समाचार पत्र थे वो राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते जा रहे थे। उसका जो सरकार का नाकामियां था उसको उजागर कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने खास कर यहाँ लिखे हैं, जो चीज शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार पत्रिका प्रमुख था उसको देखकर बनाया, उस पर कड़ा कानून लगाया, सेंसरशिप लगाया। अगर आप मेरे खिलाफ कुछ छापते हैं उस तरह का तो आपका कंपनी को भी सीज कर लेंगे, कारखाना को, प्रेस को सीज कर लेंगे। तो इसीलिए कलकत्ता का जो अमृत बाजार पत्रिका था रातों रात वो बंगाली से अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया। मैंने जो पेपर सुबह में उठकर देखते हम लोग बांग्ला में छपा है, वही चीज वही मैटर अंग्रेजी में छपा है। चूंकि अंग्रेजी भाषा पर ये लागू नहीं होता था, इसीलिए उससे बचने के लिए वो पत्रिका बदल गया। और यह जो है औपनिवेशिक सरकार ने इसको क्यों लागू किया, तो क्योंकि इसलिए सरकार ने भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर बड़ा नियंत्रण रखने के लिए इस एक्ट को लागू किया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर आए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पर। यह हम लोग अलग अलग जगह पर बहुत बार पढ़े होंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी मतलब है कि बेरोजगार तो हैं लेकिन वो छिप गए, पता नहीं चल पा रहा है, हमको लग नहीं रहा है, छिपे हुए हैं, है लेकिन छिपा हुआ है। तो यानी जब कहा कि श्रमिकों का एक हिस्सा उसका उत्पादकता नहीं होता, मान ली कोई काम करने के लिए आपको 10 आदमी का जरूरत है, लगा दिया है 12 गो, तो कभी वो बैठता है, कभी उठता है 2 आदमी, कभी कुछ काम करता है, धीरे धीरे कर रहा है। जो काम 10 आदमी कर सकता था तो 12 आदमी कर रहा है। तो इसका मतलब वो अगर वो 2 आदमी को हटा देंगे वहां से तो भी उतना ही काम होगा। तो बताइए 2 आदमी एक्चुअली बेरोजगार था। तो वही काम है यहाँ, जब श्रमिकों का एक हिस्सा बिना काम के रहता है या इस तरह काम करता है उसका उत्पादकता शून्य हो, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी या ऐसी स्थिति को हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक, यानी अगर उसको काम से हटा देंगे तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और खास कर ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। खेती करने के लिए जहां 3 भाई का जरूरत था वहां पर 5 भाई खेती में काम कर रहे हैं। 2 भाई अगर हट भी गया तो खेत में उत्पादन उतना ही हो रहा है, इसका मतलब वो 2 भाई छुपा हुआ बेरोजगार था। 42 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है? श्रम कानूनों में लचीलापन, जानिए श्रमिकों के लिए कानून में लचीलापन ला दिए। यानी जैसे मान ली पहले अभी स्कूल होता है, मान लीजिए जैसे हमारा स्कूल चल रहा है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, अब लचीलापन ला दिए, सुबह में भी करवाइए शाम में भी करवाइए। तो काम कौन करेगा? या उस तरीके का, या मान लीजिए कोई फैक्ट्री चल रहा है, टाइम है उसका कि फैक्ट्री चलेगा वो दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो 10 बजे से 4 बजे तक ही उत्पादन का काम होगा ना। और फैक्ट्री लचीलापन दे दिए कि भाई जब मन तब आपको जरूरत हो काम करवा लीजिए। तो श्रमिक को बुलाए सुबह 7 बजे और रात को छोड़े 7 बजे तक, तो श्रमिकों का शोषण होगा लेकिन कंपनी को फायदा होगा। तो श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है? तो श्रम कानूनों में लचीलापन ला दिए, कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को बदलते बाजार के अनुकूल कर सकता है। कंपनियां अपने कार्यबल को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकती है। मतलब ये भी रहता है कि श्रम कानूनों में लचीलापन लाने से भर्ती और श्रमिकों का या कहें छटनी आसानी से कर सकते हैं। हमारे काम का नहीं, छटनी कर दिए। ये श्रम कानूनों में लचीलापन एक्चुअली श्रमिकों के विरोध में भी जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां दबाव डालकर श्रम कानूनों में लचीलापन सरकार से करवा लेती है और इससे कंपनियों को उत्पादन प्रक्रिया में आधुनिकीकरण होता है। मान ली कोई पुराने श्रमिक है, कंप्यूटर नहीं आता, उनको छटनी कर दिया, उसके जगह नया कंप्यूटर वाले को ले लिया, तो कुछ लोग बेरोजगार हो गए लेकिन कंपनी के लिए वो फायदेमंद रहता है।
तो श्रम कानूनों का लचीलापन से कंपनी को ये सब प्रमुख फायदा होता है। अब आ गए हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है? अपने शब्दों में उत्तर दें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में। तो जानते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अभी वर्तमान समय में विश्व में सबसे बढ़िया शासन व्यवस्थाओं में से है। चाहे वो निरंकुश तंत्र हो, राजतंत्र हो, उससे हमारा लोकतंत्र कई मायनों में बेहतर है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जनता का शासन व्यवस्था है। इसमें जनता की इच्छा के मुताबिक शासन होता है, सरकार बनती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी नागरिक को समान माना जाता है और सभी नागरिक मिलकर अपने देश के लिए सरकार चुनते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को अपना विचार रखने, भाषण, सभा करने आदि का आजादी होता है। ऐसा निरंकुश तंत्र में नहीं होता है। और इस व्यवस्था में कई बार विचार विमर्श कर लंबा विचार विमर्श के बाद ऐसे हमारे देखें संसद में कानून पारित होता है तो उस पर विभिन्न पक्ष विचार विमर्श करते हैं, तब वो तो विचार विमर्श कर हम लोग विभिन्न लोगों से लेते हैं तो क्या होता है उसमें फैसले हमारे अच्छे होते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ज्यादा बेहतर शासन व्यवस्था है। 44 नंबर क्वेश्चन पर है, स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन क्या है और इसके आने से लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसे जान लें, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक ना, लॉर्ड रिपन। ऐसे जान लें ये क्वेश्चन। जाने हमारे यहाँ पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रयास हुआ, बहुत ज्यादा अलग अलग कमेटियां बनाई गई, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। अब कोई वो चीज यहाँ पे भी नहीं है। तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ है नागरिकों का, यानी जो स्थानीय स्तर का सरकार हो वो अपने ऊपर शासन करे, यानी लोगों का अपना शासन व्यवस्था से है। इसका दो रूप देखने को मिलता है, शहरों में नगर पंचायत है, नगर परिषद है, या कहें हम लोगों का नगर पालिका है, नगर निगम है, और गांव में हमारा पंचायती राज यानी विकेंद्रीकरण का प्रणाली है। तो स्थानीय स्वशासन देश की शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण का सशक्त माध्यम है। इसका आधार ही यह है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। मान लिया हमारा गांव में क्या चीज का जरूरत है ये सबसे अच्छा हम समझते हैं। रांची वाला रांची से बैठकर या दिल्ली में बैठकर नहीं जानेंगे लोग गांव में हमारा क्या समस्या है, और उनको भली भांति हल कर सकते हैं। उसी के लिए बनाया गया स्थानीय शासन के लिए। मान ली गांव में मुखिया होते हैं, वार्ड में बांटा गया, वार्ड पार्षद होते हैं अपना, ताकि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख सके, उसका हल ढूंढ सके। स्थानीय शासन लोगों व सरकार के मध्य संचार का एक चैनल के रूप में कार्य करता है और लोकतंत्र की मूल भावना को और भी ज्यादा मजबूत किया है। जान लें, स्थानीय स्वशासन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारा संविधान में गांवों के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया और शहरों के लिए 74वां संविधान संशोधन था। लेकिन इसमें से 73वां संविधान संशोधन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल का खेती जानते हैं, चावल हमारे देश का, भारत का एक मुख्य खाद्य फसल है। तो चावल कहाँ उगाएंगे? जहां तापमान भी ज्यादा हो और जल का मात्रा, धान का पौधा होता है उसे चावल निकालते हैं। तो धान का पौधा का जड़ हमेशा पानी में डूबा रहे शुरुआती दौर में। जितना उमस भरा वातावरण होगा उतना ही ज्यादा बढ़िया धान का पौधा होगा। चावल का खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा क्या क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो, यानी उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, यानी गर्मी वाला हो। तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो और वर्षा भी हमारा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो। और सबसे बढ़िया मिट्टी है इसके लिए दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में चावल का खेती बहुत ज्यादा होता है। इसलिए भारत में चावल का खेती हमारा पश्चिम बंगाल, तटवर्ती भाग और ऐसे तो कहें बिहार, झारखंड और बहुत सारे राज्यों में ज्यादा होता है चावल का खेती। अगला क्वेश्चन पे आए 46 नंबर,
बोला उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। उद्योग लगाएंगे, कोई भी कल कारखाना लगाएंगे बड़ा बड़ा, उससे हमारा चिमनी से निकलेगा धुआं, और धुआं क्या करेगा, हमारा वायु को प्रदूषित कर देगा। तो धुआं वायु को प्रदूषित करता है। हम लोग बड़ा बड़ा कारखाना लगाए, कागज का, लुगदी का, रसायन का, कपड़ा का, ड्राई पेट्रोलियम का, या बड़ा रिफाइनरी लगाया जहां हम लोग तेल का शोधन करते हैं, चमड़ा उद्योग लगाए, उससे जो कचरा निकलता है उसको हम लोग पानी के साथ बहा देते हैं, अपशिष्ट को देखते हैं। तो क्या करेगा, उस जल को प्रदूषित करेगा, अलग अलग तरह का रसायन घुलेगा उसमें, जल प्रदूषित हो जाएगा, मछलियां मर जाएगी, कर उसमें रहने वाले जीव जंतु मर जाएंगे, हम लोग खाएंगे पिएंगे, हम लोगों के शरीर को हानि पहुंचाएगा। थर्मल पावर प्लांट होता है, जैसे नजदीक में मान ली फरक्का में थर्मल पावर प्लांट है, या और जगह कहलगांव में थर्मल पावर प्लांट है। गर्म पानी निकला, उससे सीधा नदी में तालाब में छोड़ दिए, तो क्या होगा, जलीय जीव आदि आदि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, बहुत ताप नहीं सह सकेगा, मर जाएगा। कारखानों के मशीन, जनरेटर, जितना भी चीज है, इलेक्ट्रिक ड्रिल आदि से हमको एकदम बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे हमारा पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचता है, पर्यावरण का बहुत ज्यादा क्षरण होता है। जो ये हमारा सेक्शन सी था, यानी जो हमारा ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन था, इसका ये पूरा हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा।